अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स एंड लिसनर्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू नावल के साथ। नावल नेम है डेविल एंड एंजल और इसकी राइटर है जोनिया सलहा। ये गैंगस्टर बेस्ड नावल है और रोमांटिक नावल है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है स्टोरी है। होप आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी जी। तो अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। कड़कती धूप और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स सायादार जगह ढूंढने के चक्कर में यहाँ से वहाँ फिर रही थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फ्री पीरियड होने की वजह से हर जगह लड़कियों का टोला फिरता नज़र आ रहा था। ऐसे में वो दोनों भी 11 बजते ही पीरियड ऑफ होने पर कॉलेज कैंटीन की तरफ बढ़े। दोनों सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स थीं। यार, आज तो भूख से बुरा हाल है। सुबह भी नाश्ता नहीं किया मैंने अपनी इस जल्लाद मामी की वजह से। ज़रा जो उसको मुझ पर तरस आता हो। उन्हें तो बस अपने काम की पड़ी होती है कि चलो मुफ्त की नुकरानी मिली है तो खूब फ़ायदा उठाओ। फिरोज़ा पेट पर हाथ धरती मुंह बसोड़कर बोली, बस रोने की कसर रह गई थी। ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ना, इसको इग्नोर करें। तो इन आवाज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकती। रिकॉर्डिंग टाइम पे मोस्टली ऐसा होता है कि ये लास्ट में ये फेरी वाले आ जाते हैं और ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। दोनों कैंटीन में एक टेबल के गिर्द पड़ी दो खाली कुर्सियों पर आ बैठी जो बामुश्किल उन्हें मिली थी। एक तो मुझे तुम्हारी इस मामी पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती। मिनसा अपनी जान से इस दोस्त को दुख से देखती दांत पीस कर बोली, काश मेरा कोई भाई होता तो तुम्हें अपनी भाभी बनाकर ले आती, फिर तुम्हें भी इन जल्लाद लोगों से छुटकारा मिल जाता। बैक वक्त हसरत और अफसोस से बोली। फ़िरोज़ा मिनसा की बात सुनकर अपनी भूख को भूलती शर्माने लगी। क्या मिनसा, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। यूनिफॉर्म के दुपट्टे को दांतों में दबाए बोली। उसे देखकर ना चाहते हुए भी मिनसा की हंसी निकल गई। बस कर दो ड्रामेबाज, तुम तो यूँ शर्मा रही हो जैसे सचमुच मेरी भाभी बनने जा रही हो। लहजा शरारती था। तुम ना मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही कभी खुश ना होने देना। वैसे तो ऐसा होने से रहा। वो अफसरदगी से बोली। ऐसा मत सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुम मायूस मत हो। अब छोड़ो इन बातों को, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। इन फजूल सोचों से निकलो। उसका हाथ थपथपाती अपने और इसके लिए कुछ लाने के लिए चली गई। फ़िरोज़ा के वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। उसके वालिद की छोटी सी दुकान थी जिस पर उनके भाई कब्जा कर चुके थे और उसे अपने पास रखने को भी तैयार ना थे। उसके मामू बहन की मोहब्बत में उसे चुपचाप अपने पास ले आए, जिसका आना उसकी मामी को एक आंख ना भाया। उनकी अपनी भी दो बेटियां थीं, अब तीसरी की जिम्मेदारी पर वकुड़ कर रह गई। अपनी मामी को अच्छे से जानती थी। उनकी दो कमवारी बेटियों से पहले तो वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, जिनकी उम्र किसी अमीर घराने की ख्वाहिश में निकलती जा रही थी। मिडिल क्लास होने के बावजूद ख्वाब ऊंचे देख रही थी। खाने के आते ही वो खाने पर टूट पड़ी कि वापसी घर जाकर भी उसे सुकून का खाना नसीब नहीं होने वाला था। कुछ याद आने पर वो खाने से हाथ रोकती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मिनसा, तूने बताया नहीं तेरी कहानी कहाँ तक पहुँची? वो चाट खाती बोली। अभी तो लिख रही हूँ, देख कब तक मुकम्मल होगी। वैसे तुझे क्या पड़ी थी उर्दू अदब छोड़कर अंग्रेज़ी कहानियाँ लिखने की? यार वैसे एक बात है, होती बहुत अच्छी और दिल को छू जाने वाली। कुछ देर के लिए ही सही तेरी इन कहानियों के किरदार हकीकत में महसूस होते हैं। वो खोए हुए अंदाज में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी कहानियों के ऐसे कुछ किरदार हकीकत में भी पाए जाते हैं, बस उनमें हमारी इमेजिन करदा फैंटेसीज नहीं होती। वो अपनी खूबसूरत आंखों को मज़ीद बढ़ा के मुँह बसोर कर बोली। अच्छा ऐसी बात है तो अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में भी उन जैसा ही कोई आए। फ़िरोज़ा शरारत से बोली। मिनसा सुर्ख पड़ती उसे घूरने लगी। अब इतना भी हकीकत से दूर नहीं रहना चाहिए इंसान को कि जब हकीकत खुले तो उन ख्वाबों के टूटने से इंसान रेजा रेजा हो जाए, जिसकी तकलीफ़ फिर इंसान को ताउम्र जुड़े ना रहने दे। और दूसरी बात, ना तो मैं कहानी का कोई किरदार हूँ और ना ही हकीकत में किसी अमीर कबीर घराने की शहजादी। और ठंडी सांस भरकर बोली। फिरोज़ा जो बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी, उसकी बात सुनते अफसरदा हो गई। अब ऐसा भी नहीं है, तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? किसी शहजादी से कम भी नहीं हो। हाँ, बस हर वक्त अजीब मासी बनी रहती हो, जबकि तुम घर का काम भी नहीं करती हो। मुझे देखो ना, नाखून तक घिस चुके हैं। वो अपने नाखूनों को दुख से देख कर बोली। मिनसा उसे देखकर रह गई कि अच्छी खासी खूबसूरत होने के बावजूद वो खुद तरसे का शिकार थी और ये सब उसकी मामी की उन बेटियों की वजह से था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फ़िरोज़ा, चलो बस भी करो, अगली क्लास का टाइम हो गया है। बाकी बातें बात के लिए बचा कर रखो। उसे बाजू से पकड़े खींचते हुए बोली तो वो भी चुपचाप चल पड़ी। हमेशा की तरह घड़ी पर सुबह 6 बजे का अलार्म बजते ही वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता फ्रेश होने चल दिया, जबकि कमरा अभी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। बाथरूम से बाहर आते ही उसने कमरे की लाइट्स जलाई तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कमरे का थीम
ब्लैंकेट से लेकर सभी स्याह रंग से आराइश था, बिल्कुल उसकी परछाई की तरह। ब्लैक ही बाथरूम टॉवल अपनी कमर के गिर्द लपेटे वो आईने के सामने आया। पानी की बूंदें अभी तक उसके सफ़ेद कसरती बदन पर चमक रही थी, जो किसी भी लड़की के हवास सल्ब करने की भरपूर सलाहियत रखता था। और सबसे बढ़कर वो उठते हुए अकाब का निशान, जो कि गर्दन के पीछे दोनों कंधों के दरमियान उसके वर्जिशी जिस्म पर उसको और पुरकशिश बना रहा था, बिल्कुल किसी यूनानी देवता की तरह। और ये सब खूबसूरती वजाहत उसे अपने बाप हेलेक्स ब्रांडियो से विरासत में मिली थी, जो अपने दौर का एक मशहूर एक्टर और मॉडल था। 15 मिनट में तैयार होता वो उस लग्जरी कमरे से निकला तो फुल ब्लैक थ्री पीस सूट में था, हाथ में कीमती घड़ी बांधी वो अपनी ब्लैकिश बड़ी बड़ी आंखों पर स्याही गॉगल्स लगाए स्पार्ट अंदाज में अपने विला से बाहर निकला। उसके सेक्टर ने फौरन लग्जरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाद में खुद भी उजलत भरे अंदाज में आगे बैठा। गाड़ी ऑफिस की जानिब रवान थी। सर, आज हमारे स्कॉर्पियोस के साथ मीटिंग है 3 बजे, जिसके लिए वो शिकागो से आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए ख़ास तौर पर। और मिस रज़ा खान बरेलवी से शाम 5 बजे मीटिंग है। फिर आपको मिस डेज़ी के यहाँ जाना है, उनके नए होटल की ओपनिंग सेरेमनी है। उसके बाद शाम 9 बजे मिसेस बुख्तियार ने आपके लिए डिनर डेट अरेंज की है मिस एमियल के साथ। एक ही सांस में उसके सेक्रेटरी माइलियर ने आज की अपडेट्स उसको दी और सांस रोक के उसके जवाब का मुंतज़िर था, जो कि अपने होंठों पर अंगूठा फेरते हुए आईपैड पर कुछ देखने में मगन था। आज की मीटिंग्स के अलावा सब कैंसिल कर दो, वो भारी भरकम रफ्तार आवाज़ में बगैर सर उठाए बोला। तो माइलर समझ गया कि उसका इशारा डिनर डेट की तरफ था। वो मिसेस बुख्तियार से मुतवक्का होने वाली बेइज्जती का सोचकर दिल महसूस कर रह गया। गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकी तो वो बगैर किसी की तरफ मतवज्जा हुए अपने ऑफिस की जानिब चल दिया और माइलर अपने कैबिन में कि उसका काम यहीं तक का था, क्योंकि उससे आगे उसके पर्सनल सेक्रेटरी दूसरे लफ्ज़ों में राइट हैंड आइस का था। भारी भरकम कसरती जिसामत का मालिक आइस, जो देखने में ही रेसलर लगता था। उसके माथे पर गहरे कट का निशान खौफनाक तासुर देता था, जिससे हर कोई डरता था। लेकिन देखने में वो भी अपने बॉस के बराबर ना सही, लेकिन कम भी ना था। लेकिन उसकी खतरनाक शख्सियत की वजह से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आता था और वो खुद भी किसी से फ्री नहीं होता था। उसका काम बस अपने बॉस तक का ही था। उसका ऑफिस भी उसके लग्जरी रूम की तरह फुल ब्लैक थीम था। हर चीज़ अपनी कदर आफाजिया कर रही थी। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ उसका ऑफिस ही था। अपना कोट उतारते, शर्ट के बाजू कोहनी तक फोल्ड करते, वो अपनी कुर्सी पर बैठते ही आइस की तरफ मुतवज्जा हुआ। वर्चुअल इंडस्ट्री का ओनर हाथ नहीं आ रहा और ना ही हमारी डिमांड के मुताबिक काम हुआ है। मैं आपके वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन वो बदले में अपनी बेटी शरीना को आपके पास एक रात के लिए भेजने को तैयार है भरपाई के तौर पर। तो मतलब अब वो इज़्ज़तदार शहरी अपनी बेटी को तवाइफ बनाकर एक रात के लिए मेरे पास भेजना चाह रहा है। इंटरेस्टिंग, इज़ नॉट अ ट्राइस। सी आंखों में अलग से शैतानी चमक उभरी। अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखी वो एक आबरू झुकाकर तंजिया बोला, यस बॉस, अब आगे क्या करना है? आइस बिना कोई तासर दिए बोला, करना क्या है मालूम करो। वो इज़्ज़तदार शहरी इस वक्त कहाँ है? मैं खुद मिलकर ही ये डील सेट करना चाहूँगा कि कितने दिन और रातें इस नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। आंखों में सर पर लिए आइस से बोला, जबड़े अलबत्ता चटके हुए थे, जैसे खुद पर बहुत जब्त किया हो ये बोलते हुए। अम्मा, मैं रिफ़त बाजी की शादी पर साड़ी पहनूंगी। वो मोबाइल पर एक मखसूस साड़ी देखती हसरत से बोली, शर्म नहीं आती तुझे ये बात करते हुए? नहीं, बता मुझे, क्या सोचकर तूने ये बात की? हाँ, भरे पड़े ख़ानदान में शादी है और तुझे सबके सामने ये बेहुदा सूट पहनना है। सूट नहीं अम्मा, साड़ी। वो दिल मसवस कर मनाई। हाँ हाँ, वही नाज बेगम जो सहन में रखी चारपाई पर बैठी रात के लिए सब्जियां बना रही थी। उसकी बात सुनते ही भड़क उठी। वो आगे ही अपनी नंद की, अपने बेटे के अमीर ससुराल की शान में की जाने वाली बढ़ा चढ़ाकर तारीफ पर तपी हुई थी। उस पर मज़ीद जल्दी का काम मिंसा की बात ने कर दिया। हमारे ख़ानदान में लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती मिंसा। क्या हुआ जो तुम्हारे फूफो की बेटियां वैसे कपड़े पहनने लगी हैं? फिर लोगों में मौज़ो गुफ्तगू भी तो बनती है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी बने। हाँ, कल को तुम्हारी शादी करूँगी तो ससुराल में ज़रूर ये शौक़ पूरा करना, लेकिन यहाँ नहीं। अपनी बात कहकर वो फिर से सब्ज़ी बनाने में जुट गई। वो गहरा सांस भरकर रह गई कि ये तो हमेशा से ही होता आया है कि उसकी बहुत सी ख्वाहिश तो यूं ही कि लोग क्या कहेंगे की वजह से दब जाती थी। अगर ससुराल वाले भी यही कहकर मेरी ख्वाहिश रद्द कर दें अम्मा कि अपने घर ही ये शौक़ पूरे करती, तो वो ये दिल में खुद से ही बोल सकी कि अम्मा के सामने दोबारा बात करके फिर से वही ला यानी बहस में पड़ना नहीं चाहती थी, जिसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था उनके पास। इस साड़ी पर आखिरी हसरत भरी नज़र डालती मोबाइल बंद की अपने कमरे में आई और कंप्यूटर के सामने बैठते बकिया कहानी लिखने लगी कि यही वाहिद काम था जो आराम से बगैर किसी रोक टोक के कर सकती थी, और ये उसका शौक़ था। गाड़ी झटके से एक बड़े से बंगले के सामने रुकी।
वो अपने गार्ड्स की नरगी में गरूर से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वहाँ के सर्वेंट्स उसे देखकर बुखलाकर सगीर साहिब के पास भागे थे। हॉल में बड़े बड़े से सोफे पर किसी बादशाह की तरह फैल कर बैठता, लापरवाही से सिगरेट निकालता, सुलगा कर पीने लगा। आइस उसके दाएं जानिब करीब ही हाथ पुष्ट पर बांधे बेतासुर चेहरा लिए खड़ा था। कुछ ही देर बाद बुखलाए हुए सगीर साहिब उसके पास आए तो दूसरी तरफ मिसेस सगीर अपनी बेटी को तैयार करने भाग गई। वो किसी भी हाल में उसे अपना दामाद बनाना चाहती थी, चाहे कोई भी रास्ता क्यों न इख्तियार करना पड़ता। इतने बड़े बिजनेस टाइकून के हाथों से कैसे जाने देती। अरे सर, आप यहाँ मुझे कह दिया हुआ होता, मैं भागा आता आपके पास। आपने क्यों इतनी तकलीफ़ की। सगीर साहिब का बस नहीं चल रहा था कि उसके पैरों में पड़ जाए। अगर इस 3 करोड़ की बात ना होती तो। वो सपाट चेहरा लिए तंजिया अंदाज में आबरू चुका गया था। वो गड़बड़ा गए। मेरा मतलब, आपके सब मतलब से वाकिफ़ हूँ मैं सगीर साहिब। सर तासुरात लिए भारी रफ्तार लबो लहजा था। आपने इस लॉस की भरपाई की बात की थी, बस वही तय करने आया हूँ। लॉस मेरा हुआ है तो तय भी मैं ही करूँगा। क्या ठीक नहीं कहा मैंने। आंखें खतरनाक हद तक सर पढ़ लिए हुए थीं। जी जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा आप कहें, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम। वो भरपूर कोशिश कर रहे थे उसे राम करने की। हाय टाइगर, कैसे हो। अचानक अकब से आने वाली निस्वानी आवाज़ पर भी उसने मुड़कर मुखातिब करने वाले को नहीं देखा तो शरीना धीमी चाल चलते सीढ़ियों से उतरती उसके करीब आई, जो इस वक्त टाइट जीन्स और गहरे गले जो कि उसके जिस्म के नशीब फराज को छुपाने में मुकम्मल नाकाफ़ी था। शॉर्ट टॉप पहने, कंधे तक आते बालों को कर्ल किए, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, मुकम्मल दावत नज़ारा बनी हुई थी। उसके आते ही सगीर साहिब को कुछ हौसला हुआ। उसे देखकर वो अपने हवास खोने लगी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना हसीन मर्द पहले कभी नहीं देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके गले लग जाए। टाइगर ने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली तो वो कड़ कर रह गई। वो मज़ीद आगे आती कि आइस की खतरनाक खुरी ही उसके लिए काफ़ी थी। वो फ़ौरन पीछे हटी। तो सगीर साहिब, क्या कहा था आपने। मेरे सेक्टर से ज़रा दोबारा कहिएगा। वो सिगरेट का धुआं छोड़ता गंभीर लहजे में बोला। उनकी पेशानी गर्क आलूद हुई थी कि आप अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे बिस्तर की ज़ीनत बनाना चाहते हैं। मैंने क्या। इनकी बात बीच में ही काटता वो बोला। शरीना ये सुनकर भी बेशर्मी से उसको देखे गई। आखिर उसके दिल की बात जो कह दी थी उसने। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इज्जतदार लोग हो। तो अब अपनी बेटी को तवाइफ बनाकर एक रात के लिए मेरे पास भेजकर क्यों बेगैरत बन रहे हो। तुमने क्या समझकर ये ऑफ़र मुझे की कि मगरबी मुल्क से ताल्लुक़ ज़रूर रखता हूँ तो ये सब तो मेरे लिए कोई मामूल की तरह होगा। तुम लोगों की इन्हीं दोगलेपन की वजह से ही मुझे औरत ज़ात से सख्त नफ़रत है। वो बोला नहीं, धाड़ा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। शरीना को उस रूप में पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लगा। तीन दिन के अंदर अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो अपने लिए दूसरे छत का इंतज़ाम कर लेना। वैसे भी ये बंगला इस काबिल तो है ही कि मेरे नुकसान की भरपाई कर सके। इतना बोलना था कि उसने सामने की टेबल जिस पर अनवाع इक़साम के खाने रखे गए एक टांग की ठोकर से उल्टा दी और वहाँ से आतिशफ़शां बना निकल गया। गार्ड्स भागकर उसके पीछे निकले। मिसेस सगीर और शरीना चीख पड़ी इस इफ्तिताह पर कि जबकि सगीर साहिब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया खौफ से। मज़े हैं भाई इन अमीरों के। जब दिल किया गाड़ी निकाली और निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। और एक हम लोग हैं, कॉलेज से घर आने जाने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। पास से गुजरती कारों को देखकर फ़िरोज़ा हसरत से बोली, अल्लाह का शुक्र करो जिस हाल में है बहुत बेहतर है। इतनी नाशुक्री भी नहीं करते। आज ही तो रिक्शा ड्राइवर नहीं आया और मैडम के दुख उभर उभर कर सामने आ रहे हैं। मिनसा तासुफ से सर हिलाकर बोली। आज वो दोनों पैदल घर जा रही थी रिक्शा ख़राब होने की वजह से, और फ़िरोज़ा इतनी कड़कती धूप में गुस्से से भरी पड़ी थी। यकलखती उसका हाथ पकड़कर उसे रोक गई। ओए मिनसा, सुन ना। चल आज पिज़्ज़ा खाते हैं। काफ़ी महीने हो गए खाए हुए, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने को। तौबा करो, पहले ही देर हो गई और मुझे आज जाते हुए तुम्हारे पास से वो इंग्लिश नावल भी लेना है। कब से कब्ज़ा जमा कर बैठी हो। उसे खींच कर घसीटती गुस्से में बोली। नाम भी ना लेना, अभी उसका बहुत दिलचस्प मोड़ पर छोड़ा है। आकर ना पूछ क्या सीन था। वो बस इस रमना की वजह से रह गया जिसे मैं फारिग बैठी अच्छी नहीं लगती। मुँह के जाविये बिगाड़ती बोली। और जब तक मैं मुकम्मल नहीं पढ़ लेती तुम नाम भी ना लेना उसका। एक तो वैसे भी इतनी मुश्किल से वक्त मिलता है। फ़ौरन उसका हाथ छोड़ती 2 कदम दूर जाकर खुफके से बोली, लो ये तो कोई बात ना हुई। मैंने कहा था ना पहले मुझे पढ़ लेने दो। अभी न्यू एडिशन आया है, बाद में बेशक सारी उम्र पढ़ती रहना। कसूर भी अपना। अब मैडम नाराज़गी भी खुद दिखा रही है। वो रूहान सी होकर बोली। फ़िरोज़ा उसकी रोनी सूरत देखती हंस पड़ी। अच्छा चल, एक शर्ट पर दे दूँगी। वो आंखों में शरारत लिए बोली और उसका हाथ पकड़कर सामने भरे रेस्टोरेंट के सामने आई जहाँ के कस्टमर के लिबास से उनके रख रखाव और स्टेटस शो हो रहा था। फ़िरोज़ा देख, मेरी बात सुन, चल यहाँ से चलते हैं। यार ये तो कोई 5 स्टार होटल लग रहा है। तू पागल है क्या।
अरे कुछ नहीं होता तो चल, अब इतने भी गए गुजरे नहीं कि एक पिज़्ज़ा नहीं खा सकते। मेरे पास पैसे हैं, मामू ने दिए थे, मामी से छुप छुपा कर, और अगर कम हुए तो तू है ना, दोनों के पैसे मिलाकर इस महंगे होटल का छोटा पिज़्ज़ा तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। वो एक आंख विंक की शरारत से बोली। तेरा कुछ नहीं हो सकता बदतमीज़ इंसान। हाँ हूँ मैं, अब चल चुपचाप, सड़ी हुई रूह की कहीं की। उसे लिए खाली टेबल के गिर्द आ बैठी। एक वेटर फौरन से उनके करीब आया, जो इनके अंदर आते ही काफ़ी देर से उनको तके जा रहा था। वो दोनों कॉलेज के सफ़ेद कमीज शलवार और सर पर पिंक दुपट्टा लिए यूनिफॉर्म में भूली भटकी हुई छोटी बच्चियां लग रही थी। उन्होंने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया तो उनका ऑर्डर लेने चल पड़ा। फ़िरोज़ा मेरी प्यारी बहन, देख मैंने तेरी बात मानी तो अब तुम मेरी भी मान, और वो किताब दे दे प्लीज़ फ़िरोज़ा, वो मिनट भरे लहजे में बोली। नहीं, अरे अभी कहाँ मानी है, रुको बताती हूँ ना, वो लापरवाही से शहाना अंदाज में बोली। ये तो क्या कर रही है, ये मेरा स्टाइल है, लोगों को भी तो पता चले, हम कोई गए गुजरे थोड़ी ना है। अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए ना। 1000-1500 का पिज़्ज़ा ऑर्डर करके तुम्हें ये शौकिया हजम नहीं हुई, इसलिए चुपचाप अपनी औकात में आ जा। फिर ऐसा मुँह खोले, अपनी इतनी बेइज्जती पर हक्का बक्का रह गई। आज तक बोल, क्यों मेरी मेरी इज्जत ख़राब करने पर तुली हुई है। अब भूल जा, मेरी बेइज्जती के बाद तुझे वो नावल मिल जाएगा। अपने पिंक गाल फुलाए गुस्से में उसे घूरने लगी और इतनी क्यूट लगी कि फ़िरोज़ा को उस पर जी भरकर प्यार आया। कुछ देर में पिज़्ज़ा आया तो वो दोनों सब भूले पिज़्ज़े से इंसाफ करने लगी। ए मिंसा, वो देख वहाँ। अचानक फ़िरोज़ा उसके बाजू को हिलाते उसके कान में जोश से बोली, तो वो हड़बड़ा गई और वो मुश्किल पिज़्ज़े का टुकड़ा हलक में उतारा। क्या हो गया, इसको उनसे खाने भी ना देना बदतमीज़, पहले ही देर हो रही है। वो घूर कर इससे बोली और इसका इशारा करने पर उस तरफ देख लिया। टुकड़ा उठा, हाथ हवा में ही साकत रह गया। देख रह गई ना शौक, फ़िरोज़ा हैरान और खोए हुए लहजे में बोले तो वो फ़क्त सर हिलाकर रह गई। बोलना तो जैसे भूल ही गई। मिंसा, ये तो बिल्कुल तेरे नावल के हीरो जैसा लग रहा है ना। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है यार। वो दोनों अपना पिज़्ज़ा भूले उसको देखने में ही मगन हो गई, जैसे उससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी काम ना हो। उनसे 2 टेबल छोड़कर कुछ ही दूर टाइगर एक मीटिंग में मसरूफ़ था, इस बात से अनजान कि 2 लड़कियां उसको मौज़े गुफ्तगू बनाए बैठी थी। लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात ना थी, लड़कियां उसे देखते ही पागल हो जाती थी। लेकिन इस वक्त रेस्टोरेंट में रश ना होने के बराबर था। अचानक फ़िरोज़ा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, तो वो आंखों में शरारत चमक लिए मिंसा की तरफ मुड़ी, और ना जाने क्यों मिंसा को उसकी ये मुस्कुराहट खतरनाक लगी। मिंसा, तुम्हें किताब चाहिए ना? उसके पूछने पर वो नावल्स की दीवानी फ़ौरन ज़ोर शोर से सर हिलाने लगी। तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें नावल के हीरो की आंखों में बिना पलक झपके 15 मिनट तक देखना है। अगर तुम ये टास्क पूरा करो तो मैं तुम्हें वो किताब दे दूंगी, नहीं तो 2 महीने के लिए उसे भूल जाओ। वो हाथ झलाते हुए बोली। अरे ये कैसी शर्त हुई भला, शर्म कर कुछ तो फ़िरोज़ा, वो रूहान सी होती बोली। देख शर्त तो शर्त होती है, अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो चलो, वो फ़ौरन उठते हुए बोली। वो इसका हाथ पकड़कर उसे बैठा गई। रुको तो सही यार, उसकी हालत रोने वाली हो गई, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखूंगी कैसे। तो बस उस पर फोकस कर, बाकी छोड़। मिंसा उस लड़के की तरफ मुड़ी जिसे कुछ देर पहले वो देख रही थी। अब वो सिगरेट सुलगाए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा था। ब्लैक 3 पीस सूट का कोट कुर्सी पर लटका, ब्लैक ही शर्ट के बाजू कोहनी तक फोल्ड किए हुए थे, जिसमें से उसके भारी साफ शफाफ बाजू पर उसकी नसें उभरी हुई थी, जो उसको और अट्रैक्टिव बनाती थी। मिंसा को अपने नावल के हीरो के लिए एक और प्लस पॉइंट मिल गया। अब वो लगातार बगैर पलक झपके उसको देखे जा रही थी। क्या ये अंग्रेज़ है? लगता तो है, ना भी हो तो मुझे क्या। वो उसे देखने के साथ खुद से हम कलाम भी थी, और फ़िरोज़ा उसकी हालत से महसूस हो रही थी। आखिर बाद में उसे चिढ़ाने का मौका भी तो मिलने वाला था। किसी एहसास के तहत टाइगर ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर इर्द गिर्द देखा, तो कदरे दूसरी तरफ 2 टेबल छोड़कर कॉलेज यूनिफॉर्म में 2 लड़कियां बैठी थी, जिनमें से एक उसे देखने और दूसरे लफ्ज़ों में उसे बेशर्मी से ताड़ने में मसरूफ़ थी, जिससे उसकी आंखों में नागवारी फैली। बगैर कोई दूसरी निगाह डाले वो सर झटकते वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी फिर उस पर नज़र पड़ी तो वो अभी भी उसे देख रही थी। वो अपना सब काम छोड़े, हाथ सीने पर बांधे, टांग पर टांग रखे, सुकून से रुख उसकी तरफ मोड़े, गर्दन को टेढ़ा किए, आंखों में मुसलसल सर्दपन लिए उसे घूरने लगा और मुसलसल घूरता रहा। मिंसा जो उसकी तरफ देख रही थी, उसके खुद को देखने पर बुत बन गई, जैसे उसमें जान ही ना हो। उसकी नज़रें वो झरझरी लेकर रह गई थी। फिर वो आंखों में नागवारी लिए वापस अपने काम में मगन हो गया, तो वो शर्मिंदगी से डूब मरने को हुई। लेकिन सिर्फ कुछ ही देर रह गई थी, नहीं तो वो अपनी किताब से भी जाती, जिसके लिए उसने कई महीनों से पैसे जोड़ कर रखे थे। लेकिन उसके फिर से खुद को देखने और सब काम छोड़े खुद की तरफ रुक किए जाने पर वो बुखला गई। फिरोज़ा उसने दांत पीसते टेबल के नीचे से उसकी टांग पर चुटकी काटी, तो वो सी करके रह गई। क्या मसला है, इतनी ज़ोर से काटी है? उफ मेरी टांग। अरे वो सब छोड़ और बता, कितने मिनट्स रह गए? मेरी बस हो गई है और अब बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा है, कहीं हम लोग फंस ना जाएं। तो वो भी डर कर उसकी हालत पर रहम करती हाथ पकड़े पेमेंट करके बाहर भागी। वो भी उसका साथ देती भागी। टाइगर उसके अचानक देखते यूं वहाँ से भागने पर चौंक गया। उसे लगा वो भी बाकी लड़कियों की तरह उसके पास आएगी, लेकिन सब उसके बरक्स होते देख वो संजीदगी से डोर को देखने लगा जहाँ से वो भागी थी।
गुस्से और ज़ब्त से जाने क्यों वो भी ना चाहते हुए उनके पीछे गया। गार्ड्स को वो वहीं रोक गया जो फ़ौरन उसके पीछे आने लगे थे। फ़िरोज़ा भागते हुए मिंसा से आगे निकल गई थी। उसका साथ देने को वो भी अपनी रफ्तार तेज़ करती कि किसी के कलाई से पकड़ने और फिर झटका लगने से वो चीखती मुकाबिल के सीने से लगी और पकड़ने वाले को देखा तो शल रह गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, यूँ जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो उसके पीछे आ जाएगा। वो ज़िंदगी में कभी किसी मर्द के नज़दीक नहीं गई थी और अब उसके इतने नज़दीक थी कि उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके जिस्म से उठती तेज़ परफ्यूम की महक उसके हवास मुअत्तल करने को काफ़ी थी। उसकी जान जिस्म से निकलने जैसी हो गई थी। पूरा जिस्म कांपने लगा। दुपट्टा सर से उतरकर कंधे तक आ गया था और बालों की छोटी-छोटी लटें उसके चेहरे पर फैल गई थीं, जो उसको और पुरकशिश बना रही थीं। इस मर्द के दोनों हाथ अपनी कमर पर महसूस कर पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। टाइगर जो झटका लगने से उससे बेदिहानी में ही कमर से थाम गया था, अब उसकी हद से फैली हैरान आंखों में देखता, उसकी आंखों में खो गया, जो मासूमियत से उसे देखती फैल गई थी। उसके बदन की लड़ज़ाहट वो अपने हाथों में महसूस कर सकता था। नाजुक बदन कांप रहा था। तो मुझे घूर क्यों रही थी, ज़रा बताना पसंद करोगी? वो उस पर कतरे झुका छाया हुआ था। उसके घने काले स्याह सिल्की बाल माथे पर बेतरतीब से बिखरे हुए, वो कद में बमुश्किल उसके कंधे तक आती थी। मैं लेकिन क्यों घूरूंगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी तो आंखें ही ऐसी हैं। वो फ़ौरन से अपनी आंखों को टेढ़ा करती बोली। देखा, हर किसी को यही लगता है। शर्म तो नहीं आती एक बच्चे को तंग करते हुए अंकल। वो मुश्किल अपने हवास में लौटती हिम्मत जमा किए जो मुंह में आया बोल गई। फिलहाल तो इससे पीछा छुड़ाना था। कैसे भी करके वो उसे धक्का देकर वहां से भागी। टाइगर उसके धमकी देने से 1 इंच भी नहीं हिला था और हाथ हटा लिए। फिरोज़ा जो वापस आई थी उसके पास आकर खुद भी उसका बाजू पकड़ती दोनों भागकर पार्किंग लॉट से निकली। टाइगर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर स्पार्ट नज़रों से उसे जाता देख रहा था, आंखों में पुरस्रारियत लिए। रात के 11 बज रहे थे। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र अपनी माँ पर गई, जो बड़े से लाउंज में बड़े सोफे पर उसके सतीले बाप के साथ बैठे उसका इंतजार कर रही थी। यकलक थी उसकी पेशानी पर बल पड़े। नागवारी से उन दोनों की जानिब देखा। उसे अपने विला में किसी का आना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि अपनी माँ का भी, जो सिर्फ नाम की ही माँ थी। और उसका सतीला बाप तो किसी ज़मरे में ही नहीं आता था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जबकि आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि मुझे आप लोगों का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्यों बेगैरत लोगों की तरह आ जाते हैं? सर्द नज़रें इख्तियार साहिब पर डालकर बोला, तो वह पेचोताब खा कर रह गए। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। जो कोई भी बात करने सुबह ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी को बताइएगा। आइस, इन लोगों को चलता करो यहाँ से, मुझे ये लोग दोबारा देखने नहीं चाहिए। उंगली उठाकर सर्द लहजे में उनसे बोलता और फिर आखिर में आइस को ऑर्डर देता। अपनी बात कहकर वो वहाँ से चला गया, बगैर उनको कोई बोलने का मौका दिए। देख लिया तुमने कैसे वो तुम्हारे माँ होने का लिहाज किए बगैर बेइज्जती कर गया? ये इज्जत है तुम्हारी उसकी नज़रों में? इख्तियार साहिब शदीद गुस्से भरने से बोले। अपनी तो छोड़ो, उसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा तो वो किस ज़मरे में आते? एक तो आप भी ना, कहा था कि सुबह का इंतज़ार कर लेते। पता तो है इस वक्त थक कर आता है तो यही होगा ना? वो भी गुस्से में घिरी बात को घुमाती बोली। हाँ, तो सब तुम्हारे सामने ही तो है सब कुछ। अमल मेरे भाई की इकलौती औलाद है, उसकी हालत देखो, जान लेने पर आई हुई है। मैं भी तो मजबूर था, भाई को कैसे मना कर देता? तो फिर भूल गई अब। वैसे मुझे नहीं लगता वो मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? बेटा है तुम्हारा, मनाओ उसे। नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो वो इन्हें वार्निंग देते हुए घर से बाहर निकल गई। वो भी बुड़बुड़ाती जल्दी कुढ़कती उनके पीछे निकली, इससे पहले कि आइस उन्हें धक्के देकर निकालता। 2 दिन गुजर चुके थे और इस रेस्टोरेंट वाले किसी को, लेकिन मिंसा को अभी तक उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस होती थी और उसकी गहरी काली आंखें वो भूल कर भी नहीं भूल पा रही थी। कोई भी काम करते वो इसी सोच में गुम हो जाती। अभी भी किचन में रात का खाना बनाते हुए वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि फ़िरोज़ा के एकदम से पुकारने पर डर कर उछली। उसके तासुरात देख फ़िरोज़ा खिलखिलाकर हंसती। क्या हो गया यार, कहाँ खोई हुई हो? वो अपनी धुन में उससे बोलती अंदर दाखिल हुई। कुछ नहीं, बस वैसे ही। खैर तुम बताओ, आज कैसे याद आ गई मेरी? 2 दिन से कहाँ थी? और तुम्हारी मामी ने कुछ कहा नहीं? वो घर पर होंगी तो कुछ कहेंगी ना। अपनी बेटियों के साथ अपने भाई के घर गई हैं और मैं यहाँ आ गई। वो आंखें सटपटा कर बोली। ओह, तभी तो कहूँ, इतने दांत क्यों निकल रहे हैं मैडम के? हाँ, तो इतने दिनों बाद कुछ सुकून का सांस आया है, नहीं तो जीना हराम कर रखा है। मुँह के ज़ाविये बिगाड़ते बोली। और हाँ, मैं तुम्हारा वो नावल देने आई हूँ, तब तो तुम भूल गई थी और दोबारा बात भी नहीं हुई इस बारे में। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, तब मैं डर गई थी। और वो सब तुम्हारी इस फ़िज़ूल शर्त की वजह से हुआ था। ना तुम वो कहती ना वो सब होता। वो मुँह बसोर कर बोली। सॉरी यार, मुझे क्या पता था इतना खूबसूरत देखने वाला शहज़ादा जल्लाद होगा और हमारे पीछे ही आ जाएगा थानेदार की तरह। वैसे वो अंग्रेज़ लग रहा था, मुझे पक्का यकीन है। उसकी बात सुनकर मिंसा का दिल धड़क उठा। जब छन से वही मंज़र आंखों के सामने लहराया, वो झरझरी लेकर रह गई। छोड़, अंग्रेज़ हो या ना हो, हमारा क्या लेना देना? बस दोबारा भी उससे सामना ना हो मेरा। अच्छा छोड़ ये सब और मुझे दिखा तेरा नावल कहाँ तक पहुँचा जो तू लिख रही थी। इस दिन तो देख ही नहीं पाई थी। फिर तो उसका बाजू खींचते हुए उसके कमरे में ले गई।
वो इस वक्त अपने जिम में मौजूद बॉक्सिंग करने में मसरूफ़ था। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो चुका था, मगर जुनून था कि बढ़ता ही जा रहा था। ध्यान का सारा रुख उस लड़की की तरफ था जो उसे धुतकारती भाग गई थी। दफ्तर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो साकित हुआ। उसे ये खलल बहुत नागवार गुजरा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके हुक्म के बगैर जिम में कोई दाखिल हो। माथे पर बल लिए वह मुड़ा तो एमल को खड़ा देख उसके तासुरात मज़ीद सख्त हुए। सिल के सुर्ख मैक्सी में बलबूस अपने सिल्की बालों को रफ चूड़े में बांधे वो किसी भी का ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी, मगर नहीं जानती थी कि मुकाबिल स्टोन मैन पर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला था। मुसलसल पंचिंग से उसका पूरा बदन पसीने से शराबूर था, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसे इस हालत में देख एमल बेख्तियार होते उसके पास चली आई। हाय टाइगर, कैसे हो? जबकि नज़रों का रुख उसके कसरती जिस्म की तरफ था। बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी, उसे तक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? वो उसको बोलने का मौका दिए बगैर उसको घसीटते हुए बाहर लाया। उसको अंदर किसने आने दिया? वो इन पर बोला नहीं, धाड़ा था। गार्ड्स जो उसके चलाने पर भागते अंदर आए थे, अब उसके गुस्से से कांप रहे थे। आइंदा मेरे हुक्म के बगैर कोई अंदर ना आए, ये आखिरी वार्निंग है तुम लोगों की, चाहे वो मेरी सो कॉल्ड माँ हो या उसके चमचे। जी साहब जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, आखिरी बार माफ़ कर दें बस। टाइगर, ये क्या तरीका है? घर आए अपने मेहमान से ऐसे बात करते हैं, और मैं तुम्हारी कज़न भी हूँ, शायद तुम भूल रहे हो। वो चीखते हुए बोली। नौकरों के सामने उस बेइज्जती पर वह सुर्ख हुई, आवाज़ नीची। मेरे सामने चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं समझी। मुझसे दोबारा इस अंदाज में बोलने की हिम्मत ना करना, दोबारा बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और क्या बोला तुमने? कज़न? हाँ, कौन सी कज़न? नहीं हो तुम मेरी कज़न। मेरे साथ ये ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम शादी भी तो करने वाले हैं ना, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। बहुत देखी तुम जैसी, जो मुझसे शादी करना चाहती हैं तो क्या सबसे करता फिरूँ? पापा की प्रिंसेस, अपने महल से निकल आओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गिलने वाली। तुम्हारा बाप तुम्हें पैसों से कुछ भी खरीद कर दे सकता है, मगर टाइगर नहीं। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, दोबारा अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाना। मैं अपनी जान दे दूंगी, वो गुस्से और आंखों में आंसू लिए बोली। शौक से मरो, लेकिन यहाँ नहीं, और दोबारा मेरी नज़रों के सामने मत आना। वो उसे बाहर धक्का देते वापस अंदर की ओर बढ़ गया। चलो मैडम, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? सुना नहीं बॉस ने क्या कहा? गार्ड्स भी अपने मालिक की तरह ही बोले तो वो तनफन करती वहाँ से निकली। तुम एक बार भी उसको अपनी तरफ राग़िब नहीं कर पाई? आंटी, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। आज तो उसने मुझे अपने विला से धक्के देकर निकाला, सब नौकरों के सामने। इतना बेइज्जत किया उसने। मुसलसल रोने से सुर्ख हुए नाक को मज़ीद रगड़ती वो हिचकियों से बोली। अरे बस भी करो डार्लिंग, देखो तो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। देखो तुम कोशिश करना, वो ज़रूर तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होगा। पुचकारते हुए बोली। क्या सच में वो मेरी तरफ तवज्जा देगा? हाँ ना, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई क्यों धुतकारेगा? देखना, वो ज़रूर मुतवज्जा होगा। बस तुम हार मत मानना, और मेरी बहू बनोगी तो सिर्फ तुम ही बनोगी। एमल उनकी बात सुनती शर्म से सर झुका गई। ड्रामा है ये लड़की, भाई शर्मा तो देखो कैसे रही है। जीना हराम कर रखा है मेरा तो। वो दिल में कड़ कर बुड़बुड़ाती, चेहरे पर मसनूई तासुरात लाती मुस्कुराई। आइस, उस लड़की का पता चला? अपने ऑफिस में बैठा आंखें मूंदे सिगरेट का गहरा कश लेता बोला। जी बॉस, कोशिश जारी है। यहाँ के तकरीबन सभी सोसाइटीज़ में चेक कर चुका हूँ, मगर पता नहीं चल सका। कोशिश नहीं आइस, कोशिश नहीं। किसी भी तरह पूछताछ करो, इस लड़की का मुझे हर हाल में बताओ। दो टोक अंदाज में बोलता वो आंखें खोलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पहली बार कोई लड़की उसे नज़रअंदाज कर गई थी, कोई आम बात ना थी। अब तक हर नज़र का मरकज़ बना रहने वाला अपना इग्नोर किया जाना कैसे जाने देता। जी बॉस, जैसा आप कहे। तुम जा सकते हो अब, और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। कोई मतलब? कोई भी नहीं। समझ तो गए हो ना? जी समझ गया बॉस। आइस किसी रिपोर्ट के माने जवाब देता वहाँ से चला गया था। बहुत जल्द ढूंढ लूँगा मैं तुम्हें। साबका हालत में आता वो सोचो मैं उससे मुखातिब हुआ था। अब न जाने किस मोड़ पर किस तरह वो उससे मिलने वाली थी, उसके इरादों से अनजान मिंसा जो दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। कैसी हो गुलाबो? फिरोज़ा जो कपड़े धोकर उन्हें तार पर फैला रही थी, उस मकरू और भद्दी आवाज़ पर वहीं साकत हुई। हड़बड़ाकर जल्दी से अपने दुपट्टे की तलाश में नज़रें घुमाई तो वो कहीं नहीं था। याद आने पर कि वो तो नीचे ही रख आई थी, अब पछता रही थी। कभी सारी भीग कर जिस्म से चिपक गई थी। अरे आज तो क़यामत ढा रही हो जान। वो आंखों में हवस लिए उसके सामने आया। शर्म करें कुछ। मामू, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तार पर से ही गिला दुपट्टा उतार कर खुद पर लपेटती हुई नगवारी से बोली। एक खबरदार, जो मुझे मामू कहा, नहीं लगता मैं तुम्हारा मामू। बहुत जल्द तुझे बीवी बनाऊंगा। ज़्यादा नखरे दिखाया तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, बस इस घर की छत से भी जाओगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके बेटे की उम्र की हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? खुदारा मुझ यतीम पर रहम करें।
वो आंसू भरी आंखों से बेबसी की दास्तान बनी बोली। वो बेशर्मी से हंसता उसके करीब आया और पीछे को सरक गई। तो क्या हुआ, मोहब्बत में उम्र कौन देखता है मेरी जान। उसकी वाहियात बातें फरोज़ा के बर्दाश्त से बाहर हुई तो वो भागती वहाँ से नीचे चली गई। अपने कमरे में आते ही वो बुरी तरह रो दी। हम यतीमों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे माँ बाप नहीं तो सब ने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है। जिसका दिल करे जो जी में आए करेगा। दिल दर्द से फटने लगा था। रोज़ रोज़ की अजियत से तंग आ चुकी थी वो। अम्मा अब क्या होगा। जरीना तो मुझे मुंह लगाने को तैयार नहीं। ना तो तुझे किस मुए ने कहा था, अभी से जिद लगा। पड़ गई ठंडक। आया बड़ा अलग घर में रहने वाला। रुखसाना बेगम जले दिल से लानत मुलामत कर रही थी, जिसकी बेवकूफ़ी की वजह से हाथ आई बड़ी आसामी निकल गई थी। तो एक बार फिर से कोशिश करो तो सही। तुझे क्या लगता है अम्मा, मैंने नहीं की होगी कोशिश। अरे उसके पाँव तक में पड़ गया था मैं, मगर वो नहीं मानी, बड़ी ढीठ निकली। ये मीर बाप की बिगड़ी हुई लड़कियां ऐसे ही होती हैं अम्मा। वो झुंझलाते हुए बोला। तो अब मैं बरादरी में क्या जवाब दूंगी। मैं तो बड़े चाव से तेरी शादी का ढंढोरा पीट चुकी हूँ, और तो और भाई को भी किस फ़ख्र से बताया था कि अमीर घर की बहू आ रही है। अब तो पता नहीं वो मिनसा का रिश्ता भी देंगे या नहीं। अब क्या कहूँगी मैं सबसे। क्यों नहीं देंगे वो रिश्ता। भूल गई मामू का कितना दिल था मिनसा की शादी मुझसे हो। ना तो तूने कौन सा उनका दिल रख लिया था, धोकर जवाब दिया था तूने, भूल गया क्या। तो क्या हुआ, बोल देना कि मामू के बढ़ापे की लाज रख ली। बस बेफिक्र रह तू, जा और जाकर बोल तैयारी करे, शादी तो होगी मेरी, और अपने वक्त पर, फिर बाद में देखी जाएगी। वो अटल लहजे में बोलता हुक्म सादिर करते अपने कमरे में जा चुका था। वो दांत पीसकर इसे लान तान करती अपनी चादर ओढ़े घर से निकल गई। कुछ भी था, अब इज्जत भी तो कायम रखनी थी। ये औरत इस वक्त रोती इन्हें जहर से भी बुरी लग रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। नाज बेगम बेजारी से उसका ववेला सुन रही थी। उन कम वक्त लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, हमें सारे शहर में बदनाम करके रख दिया है। वो अपना सीना पीटती हुई बोली। अदाकारी करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन आपा हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। आखिर क्यों इन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया, वो भी शादी से एक दिन पहले। क्या वजह थी, कोई तो वजह होगी ना। अरे क्या वजह होनी थी, बस शादी से एक दिन पहले फ़ोन कर दिया हमारी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती, और बस फ़ोन खटक से बंद। ना कोई वजह बताई ना कुछ और। वो सर पकड़े मसनूई आंसू बहाती बोली। इतने इंतज़ाम किए थे, इतना पैसा लगा था, सब बर्बाद हो गया। अब तो सभी बातें करते हैं। वो दो हाथ अपनी टांगों पर मारते हुए बोली। उनके बेन करने से नाज़िया बेगम का रहा सा सुकून बर्बाद हो रहा था। उनको खौफ महसूस होने लगा। उन्हें मिनसा के हवाले से बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे। खैर अभी देर नहीं हुई, मैं भी अपने बेटे की शादी करूंगी, और वो भी इसी हफ्ते के अंदर। वो फैसला कुन अंदाज में बोली। नाज बेगम की रंगत सफ़ेद पड़ गई खौफ से। लेकिन आपा, शादी के लिए लड़की भी तो चाहिए ना। लो, अरे लड़की अपने घर में मौजूद है तो सही। मिनसा तो फिक्र किस बात की, वो हाथ झुलाते हुए लापरवाही से बोली। उनकी बात सुनकर वो दंग रह गई। क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है इस पर। वो संजीदगी से वार्न करती नज़रों से बोली। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अपनी बेटी से पहले पूछना चाहती थी। उनकी उसकी पढ़ाई भी अभी मुकम्मल नहीं हुई। वो थूक निगलते ज़ब्त से बोली। मिनसा से क्यों पूछना, अच्छी बेटी हमेशा अपने वालिदैन के फैसलों पर सर झुकाती हैं, और पढ़ाई की भी तुमने खूब कही। मज़ीद पढ़कर क्या करना है उससे। भाई अब मुझसे काम नहीं होता, आगे जाकर उसे पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। वो तकिए से टेक लगाकर बेनियाजी से बोली। नाज बेगम का सांस लेना दुश्वार हो गया उनकी बात सुनकर। किचन में खड़ी उनकी सारी गुफ्तगू सुनती मिनसा का हाल भी नाज बेगम से कम ना था। ईशा की नमाज के बाद मस्जिद से निकलते मामूल के मुताबिक वो हाथों में तस्बीह लिए ज़ेरे लब कुछ पढ़ते सर झुकाए चल रहे थे। गली में लोग ना होने के बराबर थे। घर के पास पहुंचते चाबी से दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुए। सामने ही अरूसा बेगम बरामदे की छत तले सफ़ेद चादर से हिजाब की जाए नमाज पर बैठी तस्बीह करने में मसरूफ़ थी। उनको देखते ही वो धीरे से मुस्कुरा दिए। रुख किचन की जानिब था। चाय बनाकर 2 कप ली, उनके पास आकर बैठ गए। वो बंद आंखों से भी उनकी मौजूदगी महसूस करते ही मुस्कुरा दी। रुख फेंकर उनकी तरफ देखा। क्या बात है, आज इतनी करम नवाजी। हाँ, हमने सोचा चलो आज बेगम को अपने हाथ की चाय पिलाते हैं। क्या याद करेंगी, किस सखी से पाला पड़ा था। वो चाय का सिप लेते सर धनकर बोले। वो उनकी बात सुनकर हंस दी, फिर कुछ याद आने पर वो दासी से सर झुका गई। क्या बात है बेगम, अचानक से क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई हैं। वो तशवीश का इजहार करते बोले। सैफ़ी आज नाज़ापा आई थी, बहुत रो रही थी। इरशाद भाई यहाँ नहीं है ना, और अगर होंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं। उनकी नंद के बेटे का रिश्ता टूट गया शादी से एक दिन पहले, और अब वो मिनसा से अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। आपको मालूम तो है उनका बेटा बुरी सोबत का मालिक है। पहले तो किसी अमीर घराने की ख्वाहिश में उनका ध्यान मिनसा से हट गया था, लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुकी हैं। और इरशाद भाई तो वैसे ही अपनी बहन की सुनते हैं। लहजे में बहन के लिए परेशानी साफ वाजिया थी। ओह, तो नाज़ आपा क्या चाहती हैं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। उनकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, क्या करें। वो अभी तो मिनसा की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं, और उस पर ये जुल्म। काश मेरा कोई बेटा होता तो मैं।
अपने दिल की बात बोलती वो फ़िक्रा भी मुकम्मल नहीं कर सकी थी दुःख से। उनकी बात सुनते वो लब सख्ती से भींचते उन्हें देखे गए। फिर खुद पे काबू पाते गहरा सांस भरकर तसल्ली देते बोले, तुम फिक्र नहीं करो बेगम, मैं कुछ सोचता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी कोई हल निकल आएगा। अच्छा सोचे, वो तसल्ली देते हुए महज सर हिलाकर रह गई। मैं तो हर किसी को मुफ्त की नुकरानी मिली हुई हूँ, जिसको जब काम याद आता है वो गा देता है, फ़िरोज़ा वो करना, फ़िरोज़ा ये ला दो। अजीब ज़िंदगी है भई मेरी, लगता नहीं कि कभी मुझ गरीब को भी कोई सुख का सांस नसीब होगा। खुद से बुड़बुड़ाते वो मामी की मुंचली बेटी का दुपट्टा रंग करवाने आई थी कि उन सब का इस पर ही बस चलता था, कोई पूछने वाला जो नहीं था ना उसके पीछे। गली का मोड़ मुड़ते ही किसी से ज़बरदस्त तसादुम होने पर वह बुलबुला कर रह गई। एक तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी मुश्किल हुई पड़ी है, और अभी आते जाते मुझ बेचारी को गली की घंटी की तरह जिसका दिल करता है बजा देता है। ज़मीन पर सर पकड़े बैठी वो गुस्से में बोली तो आइस, जो अचानक उसके सामने आ जाने पर उसे टकरा कर आगे बढ़ने लगा था, उसकी लन तरानी सुनता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो बड़ी सी काली चादर लिए ज़मीन को अपनी मुल्कियत समझती आराम से बैठी थी। लड़की अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से निकलती चलो, वो सर्द लहजे में बोला। मुकाबिल किसी मर्द की आवाज़ सुनती फ़िरोज़ा ने दांत पीसते ही बोली, ओए तुम्हें तमीज़ नहीं है लड़कियों से कैसे बात की जाती है। वो इस बलडोज़र टाइप रेसलर जिसे देखते खौफनाक शख्स को देखती घूर कर बोली। उसे देखकर भी वो डरी नहीं थी। लड़की, ज़ुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो बहुत पछताओगी। वो बगैर कोई तासर दिए सर्द लहजे में बोलता आगे बढ़ गया। वो दांत पीसते उसके पीछे लपकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई, गलती भी खुद की और सुना भी मुझे दिया, उसको तो मैं बताऊंगी। वो जो बुड़बुड़ाती उसके पीछे जा रही थी, अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। उसके हाथ में पिस्टल को देखकर जो वो निकाल कर उसे चेक करता उसके सामने आ खड़ा हुआ। शायद तुम मुझसे कुछ कह रही थी, तभी निगाहों से देखता उससे बोला। नहीं, मैं क्या बोल रही थी, कुछ भी तो नहीं। वो शायद मैं गलत साइड पर आ गई हूँ, मैं बस चलती हूँ, उससे बोलती वो फ़ौरन वहाँ से उल्टे कदमों भागी। और पहली बार ना चाहते हुए भी आइस के लब इस लड़की की हालत में मुस्कुराहट में ढले थे। भाई साहब, कुछ बात बनी? मैं अपनी बेटी की शादी जल्द करना चाहती हूँ, उसकी उम्र अब शादी की है, मैं चाहती हूँ वक्त से पहले अपने घर की हो जाए, तो मुझे भी कुछ सुकून आए, नहीं तो सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। उसकी फूफो अपने बेटे से उसकी शादी करना चाहती है, जो हर कोई जानता है बुरी से बुरी सोबत का मालिक है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उससे मेरी बेटी की शादी हो। मैं क्या करूँ भाई साहब, कहीं इन लोगों के दबाव में आकर मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर बैठूँ। इरशाद भी अपनी बहन की बात नहीं टालेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें, तो वो तो पहले भी चाहते थे कि मिंसा की शादी वहाँ ही हो और मुझे भी कोई एतराज़ ना होता अगर वो अच्छे इंसान होता, लेकिन उसकी शोहरत बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो रोते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को सारी उम्र के लिए उस जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। दुपट्टे से नम आंखें पोंछती वो दिल गिरफ्तगी से बोली, अरे क्या हो गया आपा, हौसला करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिंसा मेरी भी बेटी है, मुझे बहुत अजीज़ है, आप बेफिक्र रहें, जल्दी कोई हल निकाल कर बताता हूँ। मेरी नज़र में एक लड़का अच्छे ख़ानदान का है, जल्द ही बात करता हूँ, आप फ़िक्र ना करें। वो उन्हें हौसला देते बोले, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर भाई साहब। कैसी बातें कर रही हैं आपा, भाई भी बोलते हैं और एहसान की भी बात कर रही हैं। वो खुफगी से बोले, आपा सैफ़ी ने कहा है ना, वो देख लेंगे, बस आप फ़िक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। अरुसा बेगम उन्हें अपने साथ लगाती तसल्ली में इस लहजे में बोली, तो वो महज सर हिला कर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा अम्मा, कि तुम मेरे रिश्ते के लिए हाँ करने लगी हो, जो कल आया था? मेरे लिए तुम्हें वो करियाने स्टोर का मुंशी ही मिला था क्या? ज़रीना शौक से निकलती चीख कर बोली, तो फ़िरोज़ा को जाने क्यों उसके भड़कने पर हंसी आई, जो वो काबू कर गई। वो पास ही बैठी सब्ज़ी बना रही थी। तेरे लिए किसी शहज़ादे का रिश्ता तो आने से रहा, और मेरी बात सुन ज़रा, क्या मतलब है तेरा करियाने स्टोर का मुंशी? तो कौन से कहाँ से कहीं की लैंडलॉर्ड है? जितनी तेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, सिर्फ इन अमीरों के ख्वाब देखते, अब तो मुंशी का रिश्ता भी आ गया, बड़ी बात है। और सुन, मुझे भी बाकी दोनों की शादी भी करनी है। सारे दिन बैठी गुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, कभी कोई काम को भी हाथ लगा लिया करो। उसे अच्छे से अच्छी झाड़ पिलाती वो बाहर निकल गई। ज़रीना गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। इनका कुछ नहीं हो सकता। फ़िरोज़ा तासुफ से सर हिलाकर रह गई। मौजज़े होते हैं और ज़रूर होते हैं, और उनका होना लोगों के यकीन, ईमान और उनके सब्र पर मुनहसर है। अपने हाथों में पकड़ी तस्वीर को देखते जाने इन्हें कितने लम्हे बीत गए थे। आंखें नम थी। तस्वीर में मौजूद उस वजूद के चेहरे पर हाथ फेरते वो ज़ब्त की इंतहा पर थे, वो ज़ब्त जो इन्होंने कभी अपनी बीवी के सामने भी जाहिर नहीं होने दिया था। अब तक की ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि तुम मुझे याद ना आए हो। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता प्रिंस, कोई नहीं। हर गुजरता लम्हा मुझे मेरी मौत की तरफ धकेल रहा है, और उस हर लम्हे में मेरी ये ख्वाहिश ज़ोर पकड़ती जा रही है कि अब तो तुम एक बार ही सही मुझे मिल जाओ, ताकि इस बेसुकून दिल को मरने से पहले कुछ तो करार आए। दूसरी तरफ बेड पर सोई अरूसा बेगम की आंख से एक आंसू निकलता तकिए में जज्ब हो गया। दोनों ही एक दूसरे से जान कर भी अनजान बने हुए थे। इंसान बहुत खुदगर्ज है, अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के एहसासात जज्बात से।
उसके सामने ये सब कोई मायने नहीं रखते। तब उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ हावी होती है और वो है मैं। और जहाँ ये मैं आ जाए तो बाकी सब पस से मंजर चला जाता है। ड्राइंग रूम में इस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। वहीं एक 6 साला बच्चा ड्राइंग रूम के दरवाजे से लगा सहमा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें लगातार रोने से सूज चुकी थी। चेहरा सुर्खी लिए हुए था। नजरें अपने बाप पर जमी थी, जो उस वक्त दुख तकलीफ से अपने सामने बेनियाज बनी बेरहम औरत को देख रहा था, जो उस वक्त खुद कर्जे की इंतहा पर थी। मुझसे मोहब्बत का इजहार करते वक्त, शादी करते वक्त तुम्हें मेरा मजहब, मेरा काफिर होना नहीं देखा, जब यूं इस वक्त मेरे बुरे हालात में तुम्हें नजर आने लगा। निकली ना तुम भी इन गोल्ड डिगर्स औरतों की तरह। वो गुस्से और दुख की मिलीजुली कैफियत से बोला। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है तुम अपने मसाइल का हल सोचो। सड़क पर आ गए हो, कौन रहना चाहेगा तुम्हारे साथ। लहजा तल्खी लिए हुए था। मुझे कल तक ड्राइवर्स चाहिए और मेरा बेटा भी मेरे साथ जाएगा। तुम जैसा कंगाल उसकी अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता। वो मेरा भी बेटा है, मत भूलो तुम ये। जो करना है, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन जाएगा तो वो मेरे साथ ही, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तहज़ी अंदाज में बोलती वो ड्राइंग रूम से निकल गई। पापा मुझे आपके साथ जाना है, मामा के साथ नहीं जाना। वो 6 साला बच्चा रोते हुए उस शख्स की टांगों से लिपट गया तो वो शिद्दत गम से हिम्मत करते घुटनों के बल उसके सामने बैठा। मेरा बेटा बहुत ब्रेव है ना? लेकिन बाबा मैं आपके साथ रहूँगा, मामा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, कहते उसे खुद में भींच लिया, जैसे अभी कहीं खो जाने का डर हो। फिर एक नज़र उस तरफ डाली जहाँ से वो निकल कर गई थी। उसे इस वक्त एक माँ बिल्कुल नहीं लग रही थी, ना उसे अपने बच्चे का एहसास था। उसे उस वक्त सिर्फ अपनी परवाह थी। सैफी कब तक आप वापस आएंगे? मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा। फिर मस्जिद में बच्चे भी आने वाले होंगे। आखिर इसमें कमी ही क्या है? पढ़ी लिखी खूबसूरत अमीर भी है और तो और हमारे ख़ानदान की है, फिर इस इनकार की वजह? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही चाहूँगी, वो मुल्तजी लहजे में बोली। ज़रूरी तो नहीं कि जो आपका सो कॉल्ड शोहर चाहेगा वही होगा, वो सुकून से बोला, यूं जैसे तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारा भी तो बाप। दोबारा इस शख्स को मेरा बाप मत कहिएगा, नहीं तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपको बेवा करने में। और वो उन्हें वार्न करने वाले अंदाज में बोला था। मिसेस बख्तियार उसकी बात सुनकर वहीं साकत हो गई। और मुझे वो 6 साला ज़हीर समझना छोड़ दें, जो तब आपका मुताज था, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। और शादी की भी आपने खूब कही, तो लड़की शादी मुझे करनी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना मॉम? तो लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। हाँ, जब करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब आप यहाँ से जा सकती हैं। हाथ से इशारा दरवाजे की तरफ करता वो गोया उनको उनकी औकात बता रहा था। और आज इतने साल गुजरने के बाद उन्हें वाकई लगा कि वो अपना बेटा तो तब भी खो चुकी थी जब उसको उसके बाप से अलग किया था। वो शल कदमों से चलते उसके ऑफिस से निकली। वो उनको देखता सर झटक कर रह गया। साहिब माफ़ कर दें प्लीज़, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई। वो हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया। लगातार टॉर्चर से उस शख्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। पूरा जिस्म खून में लथपथ था। वो बमुश्किल सांस लेता गिड़गिड़ाया था। जब अगली बार मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा तो दोबारा ऐसी गलती होगी ही नहीं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? आहिस्ते से ले जाओ, आगे तुम्हें पता है क्या करना है। रुमाल से खून से उसने हाथ साफ करता वो बेनियाजी से बोला। आइस इसका ऑर्डर मिलते ही उस शख्स को घसीटते हुए वहाँ से ले गया। जाने कब ये लोग धोखा देना बंद करेंगे? मेरी इतनी बार वार्न करने पर भी नहीं सुनते ये लोग, फिर तो सज़ा देनी बनती है ना। खुद से बोलते हुए बेसमेंट से निकलता अपने कमरे में आया। सख्त सर्दी में ठंडे पानी से शावर लेता वो बाथरूम से बाहर निकला तो एमल को बॉल ड्रेस में अपने बेड पर बैठे पाया। उसको अपने घर फिर से और वो भी अपने कमरे में देख उसका डेविल मूड फिर से ऑन हुआ। हाथों की मुठ्ठियाँ भींचने से उसकी मजबूत मर्दाना बाजुओं की रगें उभर आई थी। वो गहरे सांस लेता आंखें बंद कर गया जब्त से। दोबारा आंखें खोली तो वो जब्त से सुर्ख पड़ चुकी थी। सपाट नजरें उस पर जमाई वो धीमी चाल चलता उसकी तरफ आया। जो उसकी सर्द नजरें खुद पर जमे देख लरस गई थी। सारी हिम्मत हवा होने लगी थी। एमल जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, डर से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। टाइगर मम मेरी बात एकदम चुप। उसकी बात काटता सरगोशी के अंदाज में बोला। शायद तुम्हें मेरी एक बार की बात समझ नहीं आई, जो ठीठ बनी आज फिर से चली आई, मगर कोई बात नहीं, मैं इस बार तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। चलो आज अच्छे से समझाता हूँ। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला और साथ ही उसे घसीटने के अंदाज में खींचते हुए नीचे लाया। तो टाइगर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो खौफसदा होती बोली। जवाब में वो कुछ नहीं बोला, इसलिए वह नेक्सी के अंदर नीचे बने बेसमेंट में आया। वहाँ लंबाई के रुख एक गली निकलती थी जिसके आखिर पर कई कमरे थे। एक कमरे में दाखिल होते ही उसको अंदर धकेलते, दरवाज़ा बाहर से बंद करते, अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालता, इत्मीनान से वापस मुड़ गया।
कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और ना ही कोई खिड़की थी, बिल्कुल किसी कैद खाने की तरह। वो खौफ से चिल्लाती भाग कर दरवाजे के पास आए। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटते वो थक कर वहीं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। उसे अब शिद्दत से एहसास होने लगा कि टाइगर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। जो बातें उसने उसके बारे में सुन रखी थी अब वो उसे हकीकत मालूम हो रही थी। अब उसके साथ आगे क्या होना था ये सोचकर ही उसकी जान आधी हो रही थी। एकदम से इश्क मोहब्बत का बोझ सर से उतरा था और अब उसे अपनी ज़िंदगी की फिक्र थी। वो भी मरना नहीं चाहती थी। हेल्प मी प्लीज़, दरवाज़ा खोलो, कोई है? बदले में खामोशी सुनने को मिली, जैसे वो किसी गहरी कब्र में उतर आए हो। खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। डैड प्लीज़ हेल्प मी, ये उस बुढ़ी ने कहाँ फंसा दिया मुझे? वो अपना सर पकड़े चलाते हुए बोली। साई को कही का, ये दरवाज़ा खोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन सुनने वाला तो वहाँ से कब का जा चुका था। जाने उसे कितनी देर यहाँ पड़े हुए हो गई थी। प्यास से उसका हलक सूख चुका था कि अचानक दरवाज़ा खुलने पर वो जो दरवाजे से लगकर बैठे थे लड़कती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। टाइगर फ्रेश सा 3 पीस सूट में कहीं जाने को तैयार था। धीरे से चलता उसके करीब आया तो वो उसके हाथ में गन देखती खौफ से पीछे सरक गई। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। नाइटी पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी और बाल अलग से उलझे हुए थे। अब तो तुम्हें अच्छे से सबक मिल चुका होगा, वो मुस्कुरा कर बोला। क्या अब भी मुझसे मोहब्बत है? वो गुस्से में रुख मोड़ गई। रस्सी जल गई मगर बल अब तक नहीं गया, बिल्कुल अपनी चच्ची पर गई हो। आइस, इन मोहतरमा को उनके घर तक छोड़ आओ। उम्मीद है ये हल्की डोज काफ़ी असरअंदाज होगी। सर्द लहजे में बोलता वो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। आइस फ़ौरन से हुक्म की तमील करते उसे वहाँ से बेदर्दी से खींचते हुए ले गया। वो लड़खड़ाती उसके साथ बेजान गुड़िया की तरह खींचती चली गई। इस लड़की के बारे में पता चल गया है, ये इसकी डिटेल्स हैं। आइस एक फ़ाइल टाइगर की तरफ बढ़ाते हुए बोला। वो इस वक्त ऑफिस में बैठा अपनी मीटिंग की तैयारी में मसरूफ़ था कि आइस का मुखातिब करने पर उसकी तरफ देखते उसके हाथ से फ़ाइल लेता देखने लगा। और बॉस, एक बात और पता चली है, आजकल उसकी शादी की बातें हो रही हैं उसके मोहल्ले में। शायद बहुत जल्द हो भी जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक। होने वाली है ना? हुई तो नहीं ना? पता करो किस में इतनी हिम्मत आ गई कि टाइगर की लड़की पर नज़र डाली। किसी भी हाल में उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, और वो किस तरह, ये तुम जानते हो आइस। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते वो संजीदगी और बगैर किसी तासर के बोला, जैसे कोई मामूली बात कही हो। जी बॉस, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आइस पार्ट लहजे में बोलता वहाँ से निकल गया। अपने टेबल के ड्रॉर से मिंसा की तस्वीर निकालते देखकर वो खुद बेखुदी में उस पर अपने हाथ की पुष्ट उसके चेहरे पर फेरने लगा। लगता है तुम्हारे घर वालों को जल्दी है तुम्हें घर से रुखसत करने की, तो क्यों ना उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। तुम्हारे घर वालों की ये ख्वाहिश मैं जल्द पूरी करूँगा माई गर्ल। होंठों पर धीमी से मुस्कुराहट लिए हुए कुर्सी पर झूलते हुए फिर मैं उससे बोला। मिनसा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, फ़िरोज़ा उसको तसल्ली देती हुई बोली। नहीं फ़िरोज़ा, देखना ऐसा ही होगा, बाबा कभी भी इनकार नहीं करेंगे और इमरान भाई से शादी तय कर देंगे। कल भी अम्मी ने उनसे बात की लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं। वो रोते हुए बोली, वो बेटियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते वक्त उनकी मर्ज़ी जानी जाती है। हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी तो बस इन रिश्तों को बचाने की नज़र हो जाती है, चाहे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन वालिदैन अपनी इज़्ज़त की खातिर और अपने फ़र्ज़ से सब दोष होते ही सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। वो हिचकियों से रोती बोली तो फ़िरोज़ा भी रो पड़ी। तुम क्यों इतनी नाउम्मीद हो? मुझे भी तो देखो, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर भी ज़िंदगी को भरपूर जीती हूँ। भले ही बाद में इतना ही सहना पड़े, लेकिन मैंने बदले में अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाई है और वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा मिनसा। लेकिन कुछ अगर हमारे इम्तिहान, हमारी आजमाइश हुई तो हमें इसमें से गुजरना है ना। और तुम मेरा हर बार हौसला बढ़ाती और अब खुद मायूस हो रही हो। अच्छा सोचो मिनसा, और सब अल्लाह पर छोड़ दो। उसके हाथ हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाव देती फ़िरोज़ा उससे बोली तो वो अफसरदगी से महज सर हिलाकर रह गई। दिल और दिमाग तो उसे एक शख्स की तरफ था जो एक बार मिलकर ही उसे अपने शहर में गुम कर चुका था कि अब दिल बेचैन ही रहता था। दिल ना चाहते हुए भी नामुमकिन की ख्वाहिश कर रहा था। उसकी मुलाकात का असर उसका सारा सुकून चैन बर्बाद कर चुका था, जबकि उसे मालूम था कि उस जैसी मामूली लड़की तो उसे याद भी नहीं होगी, और ये सोच उसे मज़ीद दुखी करती थी। सैफ साहिब बहुत मायूसी के आलम में वहाँ से निकले थे। जिस लड़के का उनके दोस्त ने बताया था वो कहीं से भी उनको मिनसा के काबिल ना लगा। मालूम नहीं क्या सोचकर उन्होंने उस लड़के का बताया। वो तासुब से सर हिलाते जा रहे थे कि उनकी नज़र इन 4-5 लोगों पर पड़े जो एक आदमी को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि इस पर बहुत तशद्दुद किया गया हो, लेकिन उसका चेहरा कपड़े से लिपटा हुआ था जिससे वो उसका चेहरा ना देख पाए। तुम लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? सैफ साहिब अपनी बाइक उनके पास आकर रोकते बोले।
आइस इनको ले जाने की हदायत देता उनके पास आया, जो सफ़ेद कॉटन की शलवार कुर्ते में, सफ़ेद ही दाढ़ी में, कोई बरेश से बुजुर्ग लग रहे थे। सुर्ख सफ़ेद रंगत लहजे में भी आइस को पास आते देखते सख्ती आ चुकी थी। क्यों? आपका क्या लगता है जो इसकी इतनी फ़िक्र हो रही है? जिस काम से जा रहे थे जाइए और अपने काम से काम रखें। उनकी उम्र का लिहाज करता बोला, जाने क्यों उसे देखे देखे से लगे। फिर सिर झटकता बोला, इंसानियत का भी रिश्ता होता है, वो मेरा अगर कुछ नहीं भी लगता तो। और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया जो उसकी ये हालत थी? वो गुस्से और रौब से बोले, देखिए हमारे मामले में ना ही पड़ें तो अच्छा होगा आपके लिए। और क्या बात है आइस, कोई मसला है क्या? इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, टाइगर वहाँ आता बोला। लेकिन सैफ साहिब पर नज़र पड़ते ही साकत रह गया। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रहा है। और साकत जामत तो सैफ साहिब भी रह गए थे। प्रिंस, उन्हें लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएंगे। अचानक से उन्हें अपने दिल में दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वो अपने दिल पर हाथ रखते घुटनों के बल बैठते चले गए। टाइगर, जो अब तक बेयकीनी से उनको देख रहा था, पागलों की तरह भागकर उनके पास आया। पापा, क्या हुआ आपको? वो उनको देखते ही पागलों की तरह चिल्लाते उनके चेहरे को थाम गया। इतने सालों बाद अपने बाप को सामने देखते वो पागल हो चुका था। आइस, जो अपने बॉस की ये हालत देखता परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। आज से पहले उसने अपने बॉस का ये रूप कहाँ देखा था। टाइगर जल्दी से उन्हें उठाता अपनी कार की ओर बढ़ा और फौरन अस्पताल की तरफ निकला। इतनी देर हो चुकी, अभी तक सैफ नहीं आए। खैरियत हो, इतनी देर तक तो नहीं रुकते बाहर? अरुसा बेगम खुद से बुड़बुड़ाते बोली। बाहर सैनवन को चक्कर लगाते काफ़ी वक्त हो गया था। अब उनको इंतज़ार करते साथ परेशानी भी होने लगी थी। इन दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। दोनों इस 3 मरला के छोटे घर में अकेले रहते थे। मिनसा अरुसा बेगम की बड़ी बहन की बेटी थी। दोनों बहनों का घर एक दो घर छोड़कर ही था। सैफ साहिब थोड़ी ही दूर बने इस मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। अम्मी खैरियत थी? फूफो ने क्यों बुलाया था? नाज बेगम जैसे ही घर में दाखिल हुई, मिनसा भागकर उनके पास आई। दिमाग में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे। हाँ, वो इमरान को किसी ने बुरी तरह पीटा है। बेचारा अस्पताल में पड़ा है। एक टांग तो बिल्कुल ही टूट गई है। पता नहीं कौन थे जिन्होंने ये सलूक किया उसके साथ। नाज बेगम लापरवाही से बोलती अंदर कमरे में चली गई। लहजे से अंदाज़ा हो रहा था जैसे सर पर मुसल्लत पड़ा बोझ हल्का हुआ हो। मिनसा ताज्जुब से उन्हें देखने लगी। अम्मी, इमरान भाई ठीक तो थे ना? हाँ, तुम फिक्र ना करो, कुछ महीनों तक तो शायद ये मामला टल गया है। वो उसे हौसला देती बोली। वैसे ज़रूर इमरान भाई की ही गलती होगी, मगर मानेंगे नहीं ये सब। बोलते वो गहरा सांस भरती अपने कमरे में चली गई। अब कुछ दिन तक वो हल्की फुल्की हो चुकी थी। उसे यकीन था आगे भी अल्लाह ज़रूर कुछ करेगा, इंशाअल्लाह। नाज़, मैं इसी हफ्ते मिनसा का निकाह करना चाहता हूँ। इमरान की हालत भी ठीक नहीं है। इस हालत में उसे किसी साथी की ज़रूरत है, और तुम जानती हो आपा कहाँ इसकी देखभाल कर पाएंगे। लहजे में बहन के लिए फ़िक्र थी। इरशाद, ये क्या कह रहे हो? खुदा का खौफ करो। मेरी बेटी कोई नुकरानी नहीं किसी की, जो तुम उसे इस तरह रुखसत करना चाहते हो। एक ही औलाद है उसे भी। वो बेयकीनी से चीख कर बोली। मैं तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाती हूँ, जैसा तुम कहते हो वैसा ही अब तक करती आई हूँ। कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी फैसला करोगे वो ठीक होगा। वो दो टोक अंदाज में बोली। और मिनसा बेजान शय नहीं है। आप भी इमरान के रविश से वाकिफ़ हैं, ये मैं जानती हूँ। और जानते बुझते आप अपनी बेटी को खाई में धकेल रहे हैं। मगर मुझसे इस चीज़ की तवक्का मत करिएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं मिनसा के लिए इससे भी बेहतर रिश्ता लाऊंगी। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी भी नहीं है कि उसके री के लिए रिश्ते ही ना हों। इरशाद साहिब तो नाज बेगम का ये रूप पहली बार देख रहे थे। उन्हें लगा वो चुपचाप उसकी बात मान लेंगी, मगर अब उनकी बातें सुनकर वो भी कुछ पल को खामोश से हो गए। फिर गहरा सांस भरते वो बोले, तो अंदाज में थकन सी थी। नाज, क्या तुम्हें लगता है मुझे मिनसा से प्यार नहीं? क्या वो मेरी बेटी नहीं? मैं भी उसका भला ही सोचूंगा ना। मैं चाहता था कि वो आपा के घर जाए तो हमारी नज़रों के सामने रहेगी, मुझे फ़िक्र नहीं होगी। और अगर वो वहाँ कभी खुश ना रह सकी तो? कभी सोचा है आपने? वो तल्खीस से बोली। चलो मान लिया तुम बिल्कुल ठीक हो, तो रिश्ता कहाँ से लाओगी? अपनी हैसियत से भी वाकिफ़ हो, और मेरा तो काम भी कोई नहीं, इन दिनों तुम्हें बता चुका हूँ। तो ऐसे में कौन करेगा हमारे साथ रिश्तेदारी? मैं कह चुकी हूँ ना, मुझे मौका दें। मैंने मिनसा के लिए बहुत कुछ बना कर रखा हुआ है। आपकी भेजी गई रकम से मैं सेविंग्स भी करती रही हूँ। इरशाद साहिब उनकी बात सुनते हैरत ज़दा रह गए। और रिश्ता? मैंने सैफ भाई से बोला है, वो आजकल में बताएंगे। दफ्तर गेट की बेल बजी। वो दोनों चौंके। मिनसा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो अरूसा बेगम रोती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हो गया अरूसा, रो क्यों रही हो? खैरियत तो है?
नाज बेगम परेशानी से उनको संभाल कर बोली, जो आते ही ढह जाने वाले अंदाज में उनके गले लगी। आपा, सैफी अभी तक नहीं आए, और देखें वक्त क्या हो रहा है। वो कभी मोहल्ले से दूर नहीं गए, और आज गए हैं तो अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे रुसा, हौसला करो, अभी आ जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं पता करता हूँ जाकर। रुसा बहन, तुम फिक्र ना करो। इरशाद साहब इनसे बोलते फ़ौरन घर से निकल गए। मिंसा भाग कर पानी का गिलास उनके पास लाई। उसका खुद का दिल भी बैठा जा रहा था। क्या हुआ था इन्हें? ठीक तो हैं? टाइगर फ़ौरन से उनके पास आता बोला कि वो भी अभी उसी रूम से निकले थे जिसमें सैफ साहब को एडमिट किया गया था। मिस्टर, अभी के लिए तो वो ख़तरे से बाहर हैं। उनको माइनर अटैक हुआ था, जल्दी उनकी हालत संभल गई है, मगर अब आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी उन्हें अभी होश नहीं आया, मज़ीद आगाह कर दिया जाएगा। वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोलता वहाँ से निकल गया। टाइगर ज़िंदगी में पहली बार बेवजान वजूद की तरह करीब रखे बेंच पर गिरने के से अंदाज में गिरा था। इतने सालों बाद अपने बाप को देखकर वो भी इस हालत में उसका दिल फटने लगा था। आइस बेबसी से अपने बॉस को देखता साइड में खड़ा था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद ही नर्स ने उसे सैफ साहब के होश में आ जाने की इत्तला दी थी, तो फ़ौरन से उठता अंदर को भागा, बिल्कुल उस 6 साला बच्चे की तरह। वो आहिस्ता से चलता उनके बेड के पास आया। वो आंखें मूंदे पड़े थे, चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। ये वो हेलेक्स ब्रांडियो तो नहीं थे जिनसे 6 साल की उम्र में वो अलग हुआ था। इस वक्त के उभरते मशहूर मॉडल से यकसर मुख्तलिफ, कोई बरेश से बुजुर्ग, किसी नेक पकीज़ा रूह की तरह। उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ने पर वो फ़ौरन आंखें खोलते उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, और उसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसका हाथ पकड़कर वो फ़ौरन से अपने होंठों से लगाकर बलक कर रोने लगे, तो टाइगर बेकाबू होता उनके गले से लग गया। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको पापा, यूके का कोई कोना नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन आप कहीं नहीं मिले, और अब मिले भी तो कहाँ, किस हालत में। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बोलता उन्हें मज़ीद दुखी कर गया। वो आंखें बंद करते खुद पर काबू पाने लगी। मगर आप कहीं नहीं थे, और तब मैंने बहुत कहा मामा से कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके पास भेज दें, मगर तब मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, और वो तो शादी करके अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई, मगर ये भूल गई कि उनका एक बेटा है पीछे। वो अपने ऊपर बीते एक एक दुख को उनसे शेयर करने लगा, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, और वो उसको अपने बाजू के असार में लिए नम आंखों से ज़ब्त से सुनते गए। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया प्रिंस। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने तुम्हें याद करते ना गुजारा हो। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तुम्हें अपने पास ले आऊं, मगर तुम्हारी माँ न जाने तुम्हें कहाँ लेकर जा छुपी कि मेरी हर कोशिश रायगा गई। फिर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तलाश में तुम्हारी माँ के मुल्क तक आ गया, मगर तुम ना मिले। पर पापा, आप ये सब। वो उनके हुलिये और उस तब्दीली पर हैरान होता सवालिया नज़रों से देखने लगा, तो वो अपनायत से मुस्कुराकर बताने लगे, हाँ, तुम्हें ढूंढते हुए मैं बहुत बुरे हालात से गुजरा। तुम ना मिले तो मैं बहुत मायूस हो गया था। तुम्हें मालूम था कि मेरे हालात अचानक से एक फेक स्कैंडल से ख़राब हुए, तो सब ने ही मेरे से मुंह मोड़ लिया, और जो मेरे पास कुछ बचा था तो वो तुम्हें ढूंढते हुए लग गया कि मेरे पास तब सिर्फ तुम्हारी सूरत में जीने की वजह थी। लेकिन शायद ये सब मेरी किस्मत थी। मैं तुम्हारे ना मिलने की वजह अपनी जान भी दे देता कि एक नेक इंसान ने मुझे हराम मौत से मरने से बचा लिया। वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मेरे मज़हब से या मुझसे कोई घिन या नफ़रत ज़ाहिर नहीं की, और फिर उनके पास रहते ही मैं उनके मज़हब से इतना मुतासिर हुआ कि इस्लाम कबूल कर लिया, और तब से ही एक इमाम का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहा हूँ। वो अपनी आंखों में अनोखी सी चमक लिए उसे बताने लगे, और टाइगर, वो हैरत और गैर यकीनी की तस्वीर बने उन्हें देखे गया। क्या आप अब बिल्कुल प्रिंस? मैं अब हेलेक्स ब्रांडियो नहीं, सैफुल्ला हूँ। वो नरम मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोले, खैर जो भी, मगर अब आप मेरे साथ चल रहे हैं मेरे घर। मैं आपको खुद से एक मिनट भी दूर नहीं कर सकता। वो दो टोक अंदाज में बोला। मगर प्रिंस? कोई प्रिंस या अगर मगर नहीं, बस मैं कह चुका पापा। अरे मगर मेरी बीवी को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। उनकी बात सुनता वो कुछ देर तो बोलने के काबिल ना रहा, तो अब उसकी मोहब्बत में कोई शराकतदार भी होगा। उसे उस अनदेखी औरत से नफरत महसूस हुई थी। क्या मतलब बीवी? हाँ, बीवी, मेरी महबूब बीवी, जिसने उस मुश्किल वक्त में मेरा बराबर साथ दिया है। यक लगती उसके अंदर गुस्से का ज्वार उठने लगा। आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं, मैं उन्हें भी यहीं बुला लेता हूँ। बस आगे आप कोई डिमांड नहीं रखेंगे। वो खुफगी से बोला था, मुस्कुराकर उसकी बात मानते बताने लगी, मैं सब जगह पता कर चुका हूँ अरूसा बहन, मगर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। वो घर में दाखिल होते मुझे दिल से बोले। अब तो नाजिया बेगम और मिंसा की भी हालत रोने वाली हो गई थी। आखिर को उसके बहुत अच्छे खालू थे। मिंसा का उनसे दिली लगाव था। अरूसा बेगम के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। अरूसा, तुम फिक्र नहीं करो, हो सकता है कहीं फंस गए हों, और हो सकता है जहाँ गए थे वहाँ ही रुक गए हों। नाज बेगम अपनी तरफ से उनको बहलाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी तबीयत पर भी असर हो सकता था, तो सैयद साहिब को क्या जवाब देती। वो अरूसा से बहुत मोहब्बत करते थे। आप ही, फिर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। हाँ हाँ, तुम। उनकी बात बीच में ही रह गई थी। गेट पर बेल हुई थी, तो इरशाद साहिब भाग कर गए। हो सकता है सैफ़ी आ गया हो। जी।
क्या ये इरशाद साहब का घर है? जी मैं इरशाद हूँ, लेकिन आप? जी क्या मिसेस सैफ यहाँ हैं? आइस के सवाल पर सबको झटका लगा। वो क्यों इस तरह पूछ रहा था? उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो वो मज़ीद मरने जैसी हो गई। जी उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। आपको मेरे साथ चलना होगा अभी। वो बेहतर हैं और आपको अपने साथ लाने का कहा है। वो सब ये सुनकर हक तक रह गए और मज़ीद कोई तखीर के उसके साथ चल पड़े। और किस्मत की ये मेहरबानी कि मिंसा को बिल्कुल इल्म नहीं कि उसका सामना किससे होने वाला था। वो सब आइस के साथ ही अस्पताल पहुंचे थे। अरूसा बेगम तो इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर फ़ौरन से रूम में दाखिल हुई। वो सब भी उनके पीछे आते अंदर आए थे। रूम में इस वक्त सिर्फ सैफ साहिब ही थे। टाइगर वहाँ कहीं भी नहीं था। सैफी क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? वो दीवाना वार उनके चेहरे को हाथों से टटोलती बोली। इरशाद साहिब भी आगे बढ़ते उनके पास आए थे। उन सब के चेहरों का परेशानी की वजह से रंग उतरा हुआ था। सैफ ये कैसी लापरवाही है? तुम्हें मालूम है ना हम कितना परेशान हो गए थे। तुम किसी को तो साथ लेकर जाते। तुम्हें कितनी बार कहा है अकेले मत निकला करो। अरुसा की हालत देखो क्या हो गई है। इरशाद साहब परेशानी फ़िक्र की मिली जुली कैफियत से बोले। बिल्कुल ठीक हूँ इरशाद भाई, आप परेशान ना हो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और अरुसा फ़िक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझे तुम्हें कहीं से लग रहा हूँ बीमार? बस ये समझो कि आज अगर मैं नहीं जाता तो अपनी बाकी की ज़िंदगी यूं ही रोते और तड़पते हुए गुजार देता। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी भी है। तुम सुनोगे तो सब भूल जाओगी। सैफी साहिब जो तकिए के सहारे बैठे हुए थे उनके दोनों हाथों को पकड़ते खुशी से बोले। तो रुसा बेगम के साथ बाकी सब भी उलझन का शिकार होकर उन्हें देखने लगे। क्या कह रहे हैं आप सैफी? यहाँ आप अस्पताल के बेड पर पड़े हैं और कह रहे हैं मैं फ़िक्र नहीं करूँ, और ऊपर किस खुशखबरी की बात कर रहे हैं? वो खुफी से बोले तो मुस्कुरा दिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरूसा, बस अपने बेटे के मिल जाने की खुशी ने मुझे अस्पताल पहुँचा दिया। वो हंसते हुए बोले। क्या कह रहे हैं सैफ भाई? मगर आपकी और अरूसा की तो कोई औलाद नहीं है फिर? दफ्तन उनके जहन में झमाका हुआ तो वह फ़ौरन से बोली। क्या आप अपनी पहली बीवी से बेटे की बात कर रहे हैं? मिनसा भी हैरान हुई उनकी बात सुनकर कि क्या सैफ़ी खालू का कोई बेटा भी है। इस उस पहले के सैफ साहिब इससे पहले कि सैफ साहिब उनकी बात का इकरार करते, रूम का दरवाज़ा खुला और टाइगर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन रूम में इतने लोगों को देखकर उसके माथे पर सलवटों का जाल बना। वो कोफत का शिकार होता, उन सबको इग्नोर करता सीधा अपने बाप के पास आया। मिनसा इस शख्स को यहाँ देखकर बिल्कुल फरीस हो चुकी थी, जबकि टाइगर की अभी उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। वो ख्वाब में भी इस शख्स की मौजूदगी का सोच भी नहीं सकती थी। वो होश में आती फ़ौरन से नाज बेगम के पीछे जा छुपी। पापा आपको डिस्चार्ज कर दिया, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन लोगों से तो मिलो। और उससे ये ज़हीर है हमारा बेटा। वो हमारा बेटा पर जोर देते उनसे बोले तो वो नम आंखों से मुस्कुराते उसके पास आए। मेरे और सैफ की कोई औलाद नहीं है, मगर आज तुम्हें देखते जैसे भी सही ये ख्याल भी खुदा ने पूरा कर दिया। वो बेजारी से उनकी बात सुनता आंखें घुमा गया। उसे ये सब एक ढोंग ही लगा। जब उसकी सगी माँ को उसकी परवाह नहीं थी तो सतीली किस ज़मरे में आती। उसकी गैर दिलचस्पी पर अरूसा गहरा सांस भर गई। वापस सैफ के पास आई कि उन्हें मालूम था वो इतनी जल्दी उन्हें कबूल नहीं करेगा। सैफ साहिब बाकी सबसे उसका तारुफ करवाने लगे तो वो बेजारी से उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर उसकी बेजारी पल भर में ही भक से उड़ गई थी जब उसकी नज़र मिनसा पर पड़ी। मिनसा तो उसे अपनी तरफ बगैर पलक झपके देखने पर कुछ डर और शर्म से अपना सर झुका गई। उसे लगा भी ये उसे सबके अपने और इस दिन की मुलाकात का भांडा फोड़ देगा। यक लगती टाइगर के लम्ब मुस्कुराहट में ढले। वो कुछ सोचता उसके झुके सर से हंस उठाता वापस अपने बाप की तरफ मुड़ा। तो क्या ये सब भी हमारे साथ चल रहे हैं? वो संजीदगी से सीधा पॉइंट पर आया। अरे नहीं नहीं, हम बस अब निकलते हैं सैफ भाई, और हमें बहुत खुशी है कि आपको आपका बेटा मिल गया। हम सुबह आपके पास आएंगे। इरशाद साहिब फ़ौरन से खुश होकर बोले। उन्हें सैफ साहिब के बेटे का सुनकर बहुत खुशी हुई थी। टाइगर कोफा से सर झटकता आगे बढ़कर उनके पास आया। कुछ ही देर में वो उनको लेकर अपने घर की तरफ निकला। साथ अरूसा बेगम भी थी, जिसके होने और ना होने से उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अहम था तो सिर्फ उसका बाप। इरशाद साहिब नाज बेगम और मिनसा को टाइगर का दूसरा ड्राइवर छोड़ गया था। मिनसा घर आते ही भागकर अपने कमरे में बंद हुई थी। उसकी सांसें अभी तक फैली हुई थी उसकी सांस अभी तक फूली हुई थी। टाइगर की मायनेखेज नज़रें अभी उसको खुद को देखती महसूस हो रही थी। अभी तो बच गई थी, मगर आगे भी वो बच जाएगी या नहीं, ये सोच उसे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं उसे अब से उसे इग्नोर करूं, जब मैं जाऊंगी ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, कमरे में इसतरारी की कैफियत में यहाँ से वहाँ टहलती वो खुद से बुड़बुड़ाते बोली। क्या यार, ये कैसा इत्तेफाक है? जिसे मैं अपनी पहुंच से भी नामुमकिन समझती थी, वो मेरा ही सुतेला कज़न निकल आएगा। और वो बार बार मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। ज़रूर कुछ करेगा वो। हाय, मैं क्यों गई उस दिन वहाँ? वो खुद को कोसती अपने बालों को झंझोड़ती बोली। मुझे फ़िरोज़ा को बताना चाहिए, वो ज़रूर कोई ना कोई हल बताएगी। जारी है।
जी तो रीडर्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।